नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर गहराई से बात करेंगे जहां सत्ता, युद्ध और फिर एक गहरा पश्चाताप, इसने मिलकर एक सम्राट की पूरी कहानी ही बदल दी। हाँ बिल्कुल, सम्राट अशोक की कहानी। वही, हमारे पास जो सामग्री है, अशोक सम्राट जिसने करुणा को चुना, वो हमें अशोक के जीवन के उस नाटकीय, उस जबरदस्त बदलाव की तह तक ले जाती है। और ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये तो बौद्ध धर्म के फैलाव और शायद कहें तो मानवता के इतिहास में भी एक मील का पत्थर है। सही कहा। तो जरा याद करें कि अशोक थे कौन, मतलब कहाँ से आते हैं वो। हाँ, तो अशोक वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। उनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी। और पिता बिंदुसार। बिल्कुल। और इस सामग्री के हिसाब से अशोक बचपन से ही काफी कह सकते हैं असाधारण थे। तेज बुद्धि, निडर स्वभाव। हाँ, प्रशासन की समझ भी। लेकिन एक बात और थी ना उनमें, थोड़ी कठोरता भी थी। हाँ, एक तरह की सख्ती जो शायद उस जमाने में शासक के लिए जरूरी भी समझी जाती होगी। और ये भी कहा जाता है कि सिंहासन तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। अच्छा, मतलब आंतरिक संघर्ष भी थे। हाँ, कुछ अंदरूनी मुश्किलें थीं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो जब वो सम्राट बन गए, फिर उनकी नजर किस पर थी? देखिए, स्वाभाविक है, साम्राज्य का विस्तार जैसे उनके पूर्वजों ने किया था, वो भी मौर्य साम्राज्य को और फैलाना चाहते थे। और इसी चक्कर में कई युद्ध भी हुए होंगे। हाँ, कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक युद्ध वो सब कुछ बदल देने वाला साबित हुआ, कलिंग का युद्ध। हाँ, कलिंग। इस पर थोड़ा रुकते हैं। ये वो घटना है जिसने सब बदल दिया। बिल्कुल। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, वो उस समय एक आजाद और काफी ताकतवर राज्य था। और मौर्य साम्राज्य के लिए जरूरी भी रहा होगा। हाँ, सामरिक नजरिए से भी और आर्थिक रूप से भी। इस सामग्री में ये बात है कि कलिंग की अपनी समुद्री पहुंच थी, व्यापार था, तो शायद अशोक उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहते थे। सिर्फ जमीन का सवाल नहीं था मतलब। शायद नहीं, व्यापार और समुद्री ताकत भी वजह रही होगी। तो अशोक ने हमला किया, और ये युद्ध, जैसा सुनने में आता है, सिर्फ भयानक नहीं, एकदम विनाशकारी था। हाँ, ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। आप सोचिए, लाखों की सेना आमने सामने। आंकड़े तो डराने वाले हैं। कहते 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। हाँ, और उससे भी ज्यादा आम लोग या तो मारे गए या बेघर हो गए। पूरे के पूरे शहर गांव उजाड़ दिए गए। नदियों का पानी लाल हो गया था, ऐसा भी वर्णन है। बिल्कुल। और यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ सैनिकों के मरने की बात नहीं करता, इसमें आम लोगों का दर्द, उनके उजड़े घर, बिछड़े हुए लोग, युद्ध के बाद जो बीमारियां फैली, भूखमरी हुई, उसका भी जिक्र है। तो ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर। तो युद्ध खत्म हुआ, कलिंग जीत लिया गया, मौर्य साम्राज्य और बड़ा हो गया। लेकिन फिर जब अशोक खुद उस मैदान में गए जहां लड़ाई हुई थी। हाँ, विजेता सम्राट जब युद्धभूमि देखने निकले तो नजारा कुछ और ही था। हर तरफ लाशें, रोते बिलखते लोग, घायल। उफ। सामग्री में एक पल का जिक्र है, शायद अशोक एक टूटे घर के पास खड़े हैं और एक बच्चा अपनी माँ के पास रो रहा है जो मर चुकी है। हाँ, और कहते हैं बस उसी एक मंजर ने, या ऐसे ही कई मंजरों ने इन्हें अंदर तक हिला दिया। और यहीं से वो बदलाव शुरू हुआ। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि उन्होंने खुद से पूछा, ये मैंने क्या किया? ये कैसी जीत है जो इतने लोगों की मौत और बर्बादी पर खड़ी है? क्या साम्राज्य बढ़ाने की यही कीमत है? ये सिर्फ कोई गुजर जाने वाला भाव नहीं था, ये तो उनके पूरे अस्तित्व पर सवाल था। हाँ बिल्कुल। सत्ता के बिल्कुल शिखर पर बैठकर इतनी गहरी आत्मग्लानि महसूस करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसी ग्लानि, इसी पछतावा ने उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल दिया। कलिंग का अनुभव इतना गहरा था कि उन्होंने फैसला कर लिया, अब युद्ध और हिंसा नहीं, हमेशा के लिए। ये बहुत बड़ा फैसला था, खासकर उस जमाने में जब राजा की ताकत उसकी फौज से ही नापी जाती थी। उन्होंने फिर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में शांति खोजी। भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे, अहिंसा, करुणा, सत्य और धम्म यानी नैतिक आचरण, ये उनके जीवन का आधार बन गए। क्या वो पहले से बौद्ध धर्म की तरफ झुके हुए थे? ऐसा लगता है। सामग्री इशारा करती है कि झुकाव पहले से रहा होगा, लेकिन कलिंग ने उसे एक पक्के विश्वास में बदल दिया। और ये सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, उन्होंने इसे अपनी राजनीति का हिस्सा बना लिया। हाँ, यही तो सबसे क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने ऐलान किया, अब भेरी घोष नहीं, धम्म घोष होगा। मतलब युद्ध का नगाड़ा नहीं बजेगा, नैतिकता की पुकार होगी। सच्ची जीत हथियारों से नहीं, धर्म और प्रेम से होती है, ये कहा उन्होंने। धम्म विजय, दिलों को जीतना। सोचिए जरा, एक सम्राट अपनी प्रजा से कह रहा है कि युद्ध छोड़ो, नैतिक जीवन जियो।
माँ बाप का आदर करो, अपने नौकरों चाकरों पर दया करो, किसी जीव को मत सताओ, और हाँ, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, हम्म, उन्होंने काम भी किया। बिल्कुल, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। जैसे इस सामग्री में जिक्र है, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए सराएं बनवाई। हाँ, और धम्म महामाथर नाम के खास अफसर नियुक्त किए। इनका काम था घूम घूम कर धम्म का प्रचार करना और ये देखना कि लोगों के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो रही। ये सब तो साम्राज्य के अंदर की बात हुई, लेकिन उन्होंने इसे बाहर भी फैलाया। हाँ, यही तो खास बात है। अशोक ने इस धम्म के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाया। उनके दूत, उनके प्रचारक पश्चिम में सीरिया, मिस्र, ग्रीस तक गए। अच्छा, इतनी दूर तक? हाँ, और दक्षिण में श्रीलंका, पूरब में म्यांमार, जिसे तब बर्मा कहते थे, और शायद थाईलैंड तक भी। कह सकते हैं ये इतिहास का पहला बड़ा सरकार की तरफ से चलाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन था। और श्रीलंका वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। अपने बेटे महिंद और बेटी संघमित्रा को भेजा था उन्होंने। बिल्कुल, बोधि वृक्ष की एक टहनी के साथ। और वहां उन्होंने न सिर्फ धम्म फैलाया, बल्कि वहां के राज परिवार ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया। इसका असर तो आज तक है श्रीलंका में। ये दिखाता है कि वो कितने समर्पित थे इस काम के लिए। अपने बच्चों को भेज दिया। हाँ, ये सब बताता है कि उनका बदलाव कितना पक्का और गहरा था। वो चाहते थे कि उनकी ये सोच, ये नीतियां आगे भी लोगों को रास्ता दिखाएं। इसीलिए तो उन्होंने पत्थर पर लिखवाया सब कुछ। हाँ, वो स्तंभ और शिलालेख पूरे साम्राज्य में जगह जगह। बिल्कुल। और ये कोई शाही फरमान या टैक्स वसूलने के आदेश नहीं थे। इन पर धम्म के सिद्धांत थे, नैतिक बातें थीं, उनकी अपनी सोच लिखी थी। जैसे वो कहते हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान है। हाँ, सोचिए, एक सम्राट अपनी प्रजा को अपनी संतान कह रहा है। जैसे मैं अपनी संतान के लिए इस दुनिया और दूसरी दुनिया में हर तरह का सुख चाहता हूँ, वैसे ही मैं सब इंसानों के लिए चाहता हूँ। अद्भुत। और ये आम लोगों की भाषा में लिखवाए गए थे ना? हाँ, ज़ाबित प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, ताकि लोग पढ़ सकें, समझ सकें। ये एक तरह का सीधा संवाद था प्रजा के साथ। और इनमें दूसरे धर्मों के आदर की बात भी है। बहुत जोर दिया गया है इस पर। एक लेख में तो साफ कहते हैं कि अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि सभी धर्मों का सार समझने की कोशिश करनी चाहिए और सबका आदर करना चाहिए। और उनकी ये विरासत तो आज भी हमारे साथ है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। हाँ, वो सिंहशीष, और हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है, अशोक चक्र, वो भी उसी स्तंभ से है। वो चक्र जो निरंतर चलने और धर्म के मार्ग का प्रतीक है, सीधा जुड़ाव है अशोक के धम्म विजय से। बिल्कुल, उनकी पूरी नीति का निचोड़, जैसा ये स्रोत बार बार कहता है, वो था सबका भला और नैतिक जीवन। उन्होंने युद्ध की बेकारता को समझा और शांति, सहनशीलता और करुणा पर आधारित राज चलाने की कोशिश की। इतिहास में ऐसे राजा कम ही मिलते हैं जो जीतने के बाद हथियार डाल दें और अपनी जिंदगी लोगों की भलाई में लगा दें। इसी ने अशोक महान कहते हैं। महान अपनी जीतों के लिए उतने नहीं, जितने अपने इस बदलाव और पश्चाताप के लिए। तो इस पूरी बातचीत का, अशोक के जीवन के इस विश्लेषण का मतलब क्या निकलता है? हमारे लिए क्या है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सबक तो यही है कि निजी अनुभव, खासकर जब आप दूसरों का दुख अपनी आंखों से देखते हैं, वो किसी भी इंसान की सोच, उसके जीवन के मूल्यों को बिल्कुल बदल सकता है। कलिंग की खून से सनी जमीन ने अशोक को वो सिखाया जो शायद कोई किताब या उपदेश नहीं सिखा पाता। हाँ, ये दिखाता है कि सहानुभूति, करुणा कितनी ताकतवर चीजें हो सकती हैं। और ये भी कि असली ताकत शायद तलवार में नहीं, बल्कि नैतिकता और प्रेम में है। अशोक ने ये साबित करने की कोशिश की कि एक राजा बिना क्रूर हुए भी राज कर सकता है। और साम्राज्य सिर्फ जमीन पर कब्जा करके नहीं, दिल जीत कर भी चलाया जा सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि महानता पद या ताकत में नहीं, चरित्र में है। बिल्कुल। और एक बात जो सोचने पे मजबूर करती है, वो ये कि क्या ऐसा बदलाव सिर्फ अशोक जैसे खास लोगों में ही हो सकता है, या ये हर स्तर पर मुमकिन है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। अशोक की कहानी हमें चुनौती देती है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने समाज में लड़ाई झगड़े के बजाय बातचीत, समझ और करुणा को कैसे आगे रख सकते हैं। सचमुच अशोक की कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, ये आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी एक प्रेरणा है। अंत में एक विचार और आता है मन में। अशोक ने धम्म को राज की नीति तो बनाया, पर क्या कोई राज पूरी तरह से सिर्फ करुणा पर चल सकता है? खासकर जब उसे अपनी सुरक्षा भी देखनी हो, व्यवस्था भी बनानी हो। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का क्या हुआ, वो इतिहास का एक
अलग ही पहलू है। बिल्कुल। तो ये सवाल रह जाता है कि आदर्श और यथार्थ, इनके बीच संतुलन कैसे बने, खासकर जब बात शासन की हो, सत्ता की हो। शायद इस पर हमें कभी और बात करनी चाहिए। जरूर, ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel.